हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल विश इंस्टीट्यूट। आज हम देखेंगे पर्यावरणीय प्रदेश, जो आपके रीट लेवल सेकंड के अंदर एसएसटी के अंदर ये जो हम चल रहे हैं, हमारा जो सिलेबस चल रहा है 6 क्लास का अध्याय 7 देखेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इसी पार्ट में देखा था अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, ग्लोब का जो मतलब अच्छे से अध्ययन किया था हमने, गतियाँ देखी थी, और फिर हमने चर्चा की थी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है, क्यों होता है, इनके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर लिया। आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ पीछे जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हो, और उससे आप अच्छे से नोट्स है वो तैयार कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर बात करें तो इसके अंदर हम पर्यावरण प्रदेश देखेंगे और कटिबंध के बारे में भी देखेंगे, जोन के बारे में। तो इससे अच्छे से विस्तार से हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो अब यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना ये वीडियो, ताकि उनको फ़ायदा हो सके दोस्तों। तो चलते हैं, आज का हमारा स्टार्ट करते हैं सेशन। तो यहाँ पर बात करें, देखिए पहले बात करें तो जैवमंडल किससे बनता है। जैवमंडल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, इन तीनों जब ये तीनों मिल जाते हैं तो फिर बनता है जैवमंडल। क्या बनता है मेरे दोस्तों? जैवमंडल, जिसमें यानी कि जीव रहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। जैवमंडल के लिए ये 3 कारक होने बहुत ही अति आवश्यक है। इनके बिना जीवन संभव नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब यहाँ पर बात करें तो पृथ्वी दूसरे ग्रहों से एक अलग अनूठा ग्रह बनाते हैं। क्यों बनता है ये पृथ्वी अलग अनूठा ग्रह क्यों है? तो यहाँ पर हम कारण करें तो अन्य ग्रहों की तुलना में पृथ्वी पर क्या है दोस्तों, जीवन है। और पृथ्वी पर कोई भी मतलब मनुष्य, और भी अन्य ग्रहों पर है वो कोई भी मनुष्य नहीं रहता है, वहाँ पर जीवन नहीं पाया जाता है। इसलिए पृथ्वी है वो अलग, अन्य ग्रहों से वो क्या है, अलग है। ठीक है, अलग एक अनूठा ग्रह, ये आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब बात करें तो पृथ्वी के प्रमुख कटिबंधों एवं पर्यावरणीय प्रदेशों की विशेषताओं का अध्ययन है हम इसमें करेंगे दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के मुख्य कटिबंध, ठीक है। तो मेन जोन ऑफ पृथ्वी अर्थ के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सूर्य की किरणें पृथ्वी के विभिन्न भागों में जलवायु को प्रभावित करती है। तो यानी कि जलवायु को जो प्रभावित, पहला क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि जलवायु को प्रभावित कौन सी किरणें करती है? तो सूर्य की किरणें करती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें तो ये प्रभाव मूलतः पृथ्वी के आकार के कारण है। किसके कारण है? आकार के कारण है। ये आकार की हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो के अंदर कि पृथ्वी है वो गोलाकार है, यानी कि भू आब आकृति जैसी है, जियोड आकृति। क्योंकि ध्रुवों पर पृथ्वी क्या है दोस्तों, चपटी हुई है, और भूमध्य रेखा पर यह उभार यानी कि उभरी हुई है, यानी कि किसके, ध्रुवों की अपेक्षा यहाँ पर क्या है, उभरी हुई है। और सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर गिरती है? भूमध्य रेखा पर गिरती है। कहाँ पर गिरती है? जैसे ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। ठीक है दोस्तों, ये भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा है। तो सूर्य की किरणें हैं वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही क्या, यहाँ पर सूर्य यहाँ तक ही सीधा चमकता है। लास्ट है वो 21 जून को सूर्य कहाँ तक चमकता है? कर्क रेखा। और यहाँ पर फिर जून के बाद में यहाँ पर बात करें तो 23 सितंबर को यहाँ पर चमकता है, और फिर 22 दिसंबर को मकर रेखा पर फिर वापस है वो यहाँ पर बात करें तो 21 मार्च को वापस कहाँ पर चमकता है। तो 2 बार है वो सूर्य भूमध्य रेखा पर, और एक बार है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सीमा, यहाँ पर इस रेखा तक सूर्य चमकता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर ज़्यादा गर्मी रहेगी, तो यानी कि यहाँ का जलवायु ज़्यादा परिवर्तनशील रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें तो जैसे सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर, मैंने बता दिया। इसके आसपास का क्षेत्र क्या रहेगा, गर्म रहता है, क्योंकि जहाँ पर किरणें ज़्यादा पड़ेगी तो वहाँ पर गर्म स्थान रहेगा। ठीक है, वहीं ध्रुवों पर किरणें क्या रहती है, तिरछी रहती हैं। वहीं अब जैसे ये पृथ्वी है हमारी, ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल है, ये क्या है, साउथ पोल है। सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है, तो यहाँ नहीं कि यहाँ तक है वो नॉर्थ पोल तक है वो सूर्य की किरणें इतनी है वो नहीं पहुँच पाती है दोस्तों। यहाँ पर क्या रहती है, ठंड रहती है, बर्फबारी रहती है, जिसके कारण से ये यहाँ की जलवायु है, यहाँ का मौसम है वो भूमध्य रेखा के और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो है उससे अलग रहेगा दोस्तों। तो अब हम देखिए आगे देखते हैं
इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ तापमान घटता है। तो आपको समझ में आया, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, रीट की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ तापमान घटता है। अगर पूछा जाए कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने से तापमान बढ़ता है, घटता है, बराबर रहता है, या फिर कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो इसका तापमान क्या रहेगा, आंसर क्या रहेगा, घटता है। तो समझ में आ गए होंगे, यहाँ पर हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन पहली आ गई है दोस्तों। आगे देखिए, जिसे हम ताप कटिबंधों में विभक्त कर सकते हैं। यह विभाजन अत्यंत सरल है और मोटे तौर पर हम में पृथ्वी की विविध पर्यावरण को समझने में सहायता करता है। तो अब यहाँ पर सहायता कौन करता है पृथ्वी के पर्यावरण को यहाँ पर समझने की? तो यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, देखिए, तो पृथ्वी के विभिन्न विविध पर्यावरण, पर्यावरण और विविध यानी विविध क्या होता है, ये एक एक शब्द को आप समझते चलो। विविध क्या होता है, जहाँ पर मतलब बहुत से प्राणी वनस्पति वगैरह जहाँ पर रहते हैं उसे विविध पर्यावरण को कहते हैं। यानी कि पर्यावरण के अंदर बहुत ही जनजाति वनस्पति का जहाँ विद्यमान हो वहाँ पर ये विविध हो जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें तो समझने में सहायता करता है। पृथ्वी को कटिबंधों में बांटने का मतलब यह नहीं कि कटिबंध से दूसरे कटिबंध के मध्य जलवायु और पर्यावरण एकदम में बदल जाता है, क्योंकि बदलाव होता है पर धीरे धीरे। अब आपको पता है जैसे ये मौसम है, तो मौसम क्या होता है, मौसम की हम बात करें तो मौसम क्या होता है, मौसम यानी कि कम समय के अंदर हमें चेंज दिखाई देता है। कि जैसे आज दिन है, दिन में कभी बादल हो जाते हैं, कभी बरसात हो जाती है, कभी धूप आती है। तो यानी कि जो कम समय के अंदर बार बार जो चेंज होता है हमारा, उसको मौसम कहते हैं। पर्यावरण चेंज होता है उसको मौसम कहते हैं। लेकिन जलवायु दोस्तों क्या होती है, बहुत ही धीरे धीरे बदलाव होता है उसके अंदर, यानी कि हमें महसूस नहीं होता है। मौसम चेंज होता है तो हमें महसूस होता है कि आज दिन है, आज यानी कि बादल है, आज बरसात हो रही है। और जबकि जलवायु जब चेंज होती है ना दोस्तों, तो ये क्या होता है कि इसमें हमें महसूस नहीं होता, 10 को भी यहाँ पर चेंज होने में जलवायु में लग जाती है। तो इसका हम यहाँ पर जलवायु के बारे में भी अच्छे से टॉपिक पढ़ेंगे जो लेसन हमारे 7 के अंदर है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर कटिबंध के भीतर, एक कटिबंध के भीतर भी जलवायु, वनस्पति और जीवन में विभिन्नताएं पाई होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे एक कटिबंध, अब कटिबंध जैसे हमारा कटिबंध क्या होता है उसकी भी आगे देखिए समझेंगे। ये क्या है, भूमध्य रेखा है, और ये क्या है, कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों के बीच में जो मतलब जोन रहता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध यानी कि यहाँ पर जो मतलब जलवायु रहेगी वो क्या रहेगी, सबसे गर्म रहेगी। यहाँ पर जो मौसम रहेगा वो सबसे गर्म रहेगा। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक क्या रहेगी, ठंड रहेगी। तो यानी कि यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि मौसम यानी जलवायु, जलवायु में भी भिन्नता रहेगी। ठीक है। वनस्पति यहाँ पर अलग प्रकार की पाई जाएगी, ठंड में अलग, यानी कि मौसम के अनुसार, जलवायु के अनुसार। और यहाँ पर जीवन में भिन्नता भी अलग मिलेगी। जैसे यहाँ पर गर्मी पड़ेगी तो यहाँ के लोग हैं वो क्या पहनेंगे, कम कपड़े पहनेंगे। जबकि यहाँ पर बर्फबारी होगी उत्तरी पोल पर, नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर सर्दी रहेगी यानी कि ठंड रहेगी, तो यहाँ पर कपड़े हैं वो लोग भारी पहनेंगे। तो इससे भी है वो पता चलता है। तो उनके जीवन पर अलग अलग प्रभाव, भिन्नता है वो हमें देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो ये आपको मेरे ख्याल से ये लाइन समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हम बात करें तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न ताप कटिबंधों की विशेषताओं के कारण पृथ्वी पर कई प्रकार के पर्यावरणीय प्रदेश पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे को समझ में, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कारण क्या है अलग अलग पर्यावरण प्रदेश पाए जाने का। कहीं पर ज़्यादा गर्म स्थान है तो वहाँ पर पर्यावरण अलग मिलेगा, और कहीं पर ठंड ज़्यादा तो वहाँ की जो मतलब विशेषता है वो अलग मिलेगी। तो इसी कारण से हम यहाँ पर देखिए चर्चा करेंगे पूरी। हमें पता है कि हमारी पृथ्वी यानी कि धरती सर्वत्र एक जैसा नहीं है। कहीं ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं है तो कहीं पठार, तो कहीं समतल मैदान है। ठीक है दोस्तों। तो कहीं कल कल करती नदियाँ, तो कहीं सूखा रेगिस्तान, जो हमारा राजस्थान है रेगिस्तान। ठीक है। कुछ स्थानों पर वर्षा अधिक होती है तो कुछ स्थानों पर अत्यंत कम होती है। जैसे जैसलमेर की हम बात करें
जैसे यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो हम चेरापूंजी मासिनराम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। कम की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर ज़िला आपके लिए एग्जाम्पल में बहुत अच्छा रहेगा। वह कहीं बहुत गर्म पड़ती है तो कहीं हल्के कपड़े पहनने पड़ते हैं, तो कहीं ठंड के कि हमें सामान्य कपड़ों से में तो रह ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने चर्चा कर ली है दोस्तों। अब यहाँ पर बात करें तो अर्थात हम पृथ्वी के जिस भूभाग पर रहते हैं वह इन विविध पर्यावरण का बस एक छोटा सा हिस्सा है। यानी कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जिस मतलब गांव में जिस क्षेत्र में रहते हैं वो एक छोटा सा हिस्सा है किसका, पर्यावरण का। ठीक है, इन प्रदेशों में जीव जंतुओं, वनस्पतियों तथा अन्य कई तरह की विविधताएं मिलती हैं। ठीक है, जो हम इस अध्याय के अंदर अब दोस्तों चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आपको मेरे ख्याल से यहाँ तक है वो समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, पर्यावरण क्या है। हम क्योंकि पर्यावरण आपके लिए टॉपिक है पर्यावरण, तो पर्यावरण है क्या, तो आप हम आसान भाषा में समझें कि जो हमारे आसपास के क्षेत्र में, आसपास के गांव या शहर, पेड़ पौधे जो भी हमें जो दिखाई देता है, जो हमें दिखाई देता है दोस्तों, जो हमें हमारे चारों ओर हमें घेर कर रखता है, वही क्या है, वही एक पर्यावरण है। वही क्या है दोस्तों, वही एक पर्यावरण है। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया। जैसे हम बात करें तो हमारे घर, स्कूल, सड़क, गांव और शहर, छोटे पौधों से बड़े पौधों तक विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, रंग बिरंगी पक्षी, ऊंचे पर्वत, रेगिस्तान, जल स्रोत, लहलाते खेत, कलकलाते कारखाने, हम प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण से चारों ओर घेर रखा है। यानी कि हमें प्राकृतिक जैसे पेड़ पौधे हुए और मानवीय जैसे हमारे मानवीय जैसे सड़क वगैरह, स्कूल वगैरह, कारखाने वगैरह, ये मानवीय कारखाने जैसे इस तरह से हमें है वो घेर रखा है। अब हम इन पर्यावरण के साथ समन्वय बनाकर जीते हैं। यानी कि हमें आदत पड़ गई है इस पर्यावरण में जीने की, और ये विभिन्न तत्व जिन्होंने मिलकर हमें घेर रखा है उन्हीं क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, पर्यावरण कहते हैं। उन्हीं क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, पर्यावरण कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको समझिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो हम कटिबंध की बात कर रहे हैं। यानी कि जो चर्चा हो रही थी पीछे की, पर्यावरण अलग अलग क्यों है, जलवायु अलग अलग क्यों है, लोगों की रहन सहन की विशेषता अलग अलग क्यों है। तो ये जोन बांटे गए हैं मेरे दोस्तों, कटिबंध बांटे गए हैं। तो देखिए कर्क रेखा, ये मकर रेखा और ये है कर्क रेखा। यहाँ पर सूर्य ज़्यादा रहता है तो यहाँ पर क्या रहेगी, गर्म रहेगी। भूमध्य रेखा यानी कि यहाँ पर गर्म रहेगी, तो ये कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, कौन सा कटिबंध कहलाएगा, उष्ण कटिबंध कहलाएगा, जो आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे दोस्तों। तो ये क्या कहलाएगा, उष्ण कटिबंध। अब यहाँ पर बात करें तो जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान से कर्क रेखा है वो दक्षिण में गुजरती है। कहाँ पर, जैसे हम चर्चा करें तो ये राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है। लेकिन हम बात करें बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। 26 किलोमीटर रेखा डूंगरपुर से भी कुछ सीमा है वहाँ पर इसके लगती है दोस्तों। तो हम बात करें तो राजस्थान का अत्यधिक भाग है वो किस में आ जाता है, शीतोष्ण कटिबंध में आ जाता है। किस में आ जाता है, शीतोष्ण कटिबंध में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर बात करें तो शीतोष्ण जैसी हमें पर्यावरण मिलता क्यों नहीं है, क्या कारण है इसमें मिलने का, नहीं मिलने का, क्योंकि हमें गर्मी क्यों, मतलब यहाँ पर सर्वाधिक राजस्थान में गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है हम देखें तो। और वैसे अब शीतोष्ण में आ जाएंगे तो हमें तो ठंड मतलब थोड़ी बहुत महसूस होनी चाहिए। तो यहाँ पर बात करें कारण क्या है इसका मतलब नहीं होने का, तो जैसे ये हमारे भारत का नक्शा है मेरे दोस्तों, ये क्या है, माय इंडिया। ठीक है, अब इंडिया की हम बात करें तो ये आप यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि जैसे ये हमारा क्या है, इंडिया है। ठीक है, और यहाँ पर ये राजस्थान है। क्या है मेरे दोस्तों, ये यहाँ पर राजस्थान है। तो यहाँ पर आपको पता है ये क्या है, पर्वत है। यहाँ पर क्या है, ऊंचे ऊंचे पर्वत है दोस्तों। अब ऊंचे ऊंचे पर्वत होने के कारण से जो शीतोष्ण यानी कि जो ध्रुवों से जो हवा आएगी वो है वो यहाँ से टकरा कर है वो यहीं पर ही रह जाएगी दोस्तों। कहाँ पर रह जाएगी, यहीं पर रह जाएगी, जिसके कारण से जो हमें ठंडी हवाएं ये हमें नहीं मिलती और हमारे यहाँ पर क्या पड़ती है, सर्वाधिक गर्मी वगैरह पड़ती है। यही कारण है दोस्तों इसमें गर्मी पड़ने का राजस्थान में। और वैसे क्योंकि राजस्थान शीतोष्ण कटिबंध में आता है ज़्यादातर, लेकिन राजस्थान का जो मतलब बात करें तो वो उपोष्ण कटिबंध है, यानी कि शीतोष्ण से
अलग है दोस्तों। अब कारण क्यों है वो मैंने बता दिया। भारत के उत्तरी भाग में यहाँ पर पर्वत होने के कारण जो शीत कटिबंध से जो हमारी जो हवा आती है जो राजस्थान के लिए, लेकिन यहाँ पर है वो, यहाँ पर ये पर्वत है वो उन हवाओं को रोक लेते हैं, जिसकी वजह से हम में तक नहीं पहुँच पाती। अगर ये पर्वत नहीं होते तो राजस्थान के अंदर आपको बर्फबारी भी देखने को है वो मिल सकती थी दोस्तों। क्या मिल सकती थी? बर्फबारी भी देखने के लिए मिल सकती थी। तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब शीतोष्ण कटिबंध क्या होते हैं उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो 23.5 डिग्री से लेकर जो 66.5 डिग्री तक, 23.5 से लेकर 66.5 डिग्री तक का जो मतलब क्षेत्र है, जो एरिया आता है, उसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अब इसको शीतोष्ण कटिबंध क्यों कहते हैं, हम बात करें तो शीतोष्णी नाम क्यों दिया, तो देखिए इसका जैसे अब ये उष्ण कटिबंध है तो उष्ण कटिबंध के आसपास का क्षेत्र क्या रहेगा, थोड़ा गर्म रहेगा। और शीत कटिबंध का जो मतलब ये यहाँ पर ये वाला भाग क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। तो यानी कि शीत भी इसमें मिलेगी, शीत कटिबंध भी मिलेगी और उष्ण कटिबंध भी मिलेगी, इसलिए शीतोष्ण क्या हो गया, शीतोष्ण हो गया। तो मेरे ख्याल से आप समझ में आ गए होंगे। और यहाँ तक सूर्य की किरण पहुँचती नहीं है तो यहाँ पर क्या रहती है दोस्तों, ठंड रहती है और बर्फ़ है वो यहाँ पर जमी रहती है, तो इसलिए इसको शीत यानी ठंडी होता है, तो यानी शीत कटिबंध इसको बोल दिया गया है मेरे दोस्तों। तो मैं आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये उत्तरी यानी नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है दोस्तों। ठीक है, ये क्या है, अक्षांश रेखा है जो हमने पिछले वीडियो के अंदर अच्छे से चर्चा कर ली है। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब आपको पर्यावरण समझ में है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको थोड़ा सा इसमें और समझ लीजिए, जैसे उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं तो हमने चर्चा कर ली। 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री जो उत्तर और दक्षिण यानी कि भूमध्य रेखा से कर्क रेखा, तथा जो कर्क रेखा कौन से उत्तरी गोलार्ध में है, और भूमध्य रेखा से मकर रेखा जो किस गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, इन बीचों का क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, उष्ण कटिबंध। इन बीच वाले क्षेत्र क्या कहलाएगा, उष्ण कटिबंध कहलाएगा। मकर रेखा से कर्क रेखा के मध्य वाला भाग। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या है, यहाँ जलवायु वर्ष भर गर्म और आर्द्र रहती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जलवायु कैसी रहती है, गर्म रहती है, वर्ष भर गर्म रहती है। यानी कि प्रतिवर्ष 365 दिन आपको यहाँ पर है वो गर्म दिन देखने को मिलते हैं, और भूमध्य रेखा पर तो देखने को मिलते ही हैं दोस्तों। ठीक है, सूर्य की किरणें वर्ष में कम से कम एक बार लंबवत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, लंबवत पड़ती है। और मौसम में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, गर्मी और सर्दी एक जैसा ही रहता है। यानी कि गर्मी और जो सर्दी है वो एक जैसी मेरे ख्याल से यहाँ पर रहती है। अब जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा है, तो यहाँ पर क्या रहती है, मौसम में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर चमकेगा तो किरणें तो यहाँ तक भी तो पहुँचेगी, लेकिन यहाँ पर है वो कुछ ठंड हो जाएगी, तो लेकिन यहाँ पर गर्म हो जाएगी। यहाँ पर सूर्य पहुँचेगा तो यहाँ पर ठंड हो जाएगी। यानी कि मौसम है वो लगभग क्या रहता है दोस्तों, बराबर ही रहता है। हम एग्जाम्पल की बात करें तो इंडिया, श्रीलंका, ब्राज़ील, ये इसके मतलब एग्जाम्पल के अच्छे प्रमुख देश हैं जो आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब हम चर्चा करें किसकी, शीतोष्ण कटिबंध की। तो शीतोष्ण कटिबंध में आपको मैंने बताया था आपको जो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश जो कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा तक और मकर रेखा से अंटार्कटिक रेखा तक का जो भाग है उसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं दोस्तों, शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। अब इसकी यहाँ पर विशेषता क्या है, जलवायु क्या रहती है दोस्तों, सुहानी रहती है, सुहावनी। क्या रहती है, सुहावनी रहती है। यानी कि मतलब न तो यहाँ पर क्या रहती है, गर्मी रहती है, नहीं क्या रहती है यहाँ पर, सर्दी रहती है। एकदम अच्छा सुहाना मौसम रहता है। ठीक है, जो फिलहाल हमारे लिए आ रहा है मार्च में, यानी कि अब आएगा। सूर्य कभी सिर पर नहीं रहता, यानी कि सूर्य कभी सिर पर नहीं रहता। मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में जो लोग रहते हैं उनके ऊपर सिर पर रहता है सूर्य, ध्यान रखना। यहाँ ऋतुएं होती है कौन सी, बसंत ऋतु, गर्मी, पतझड़ यानी कि सर्दी, ये सभी ऋतुएं है वो अच्छा मौसम यहाँ पर है, यानी कि बहुत ही अच्छा शानदार मौसम रहता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में यहाँ ब्रिटेन और दक्षिणी गोलार्ध में न्यूजीलैंड के प्रमुख एग्जाम्पल। आप ब्रिटेन गए होंगे तो वहाँ पर है वो सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती, तभी लोग वहाँ के क्या हैं, गोरे हैं। और अगर आपको पता है कि अफ्रीका महाद्वीप है जिसमें तीनों, अफ्रीका महाद्वीप की हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप ये एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें यानी कि कर्क रेखा और भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। और यहाँ के लोग आपको पता ही है अफ्रीका महाद्वीप के लोग काले क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर अब ज़्यादा गर्मी रहेगी तो लोग काले ही रहेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बात करें शीत कटिबंध क्या होता है, तो 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री यानी नॉर्थ पोल तक, उत्तरी और दक्षिणी यानी साउथ पोल तक जो आर्कटिक रेखा
से उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक का जो मतलब क्षेत्र है वो क्या किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? वो शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ सबसे ठंडा प्रदेश है। ठीक है, क्या रहता है यहाँ पर? सबसे ठंडा प्रदेश है। यह स्थान अधिकांश बर्फ से ढके रहते हैं, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वो क्या बर्फ से ढके रहते हैं। यहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात है, इसलिए बहुत कम लोग यहाँ पर बसते हैं दोस्तों। क्या रहती है यहाँ पर? 6 महीने रात रहती है और 6 महीने क्या रहता है दोस्तों? दिन रहता है। तो इसलिए लोग है वो यहाँ पर नहीं बसते हैं, बहुत ही कम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उत्तरी एवं आर्कटिक प्रदेश जैसे दक्षिण में अंटार्कटिक प्रदेश है, अंटार्कटिका है। प्रमुख देश की बात करें जैसे कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे, ये जो देश हैं यहाँ पर है वो आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हमने अच्छे से इनको कटिबंध के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लिया दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, क्या आप जानते हैं? विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में हमें धरती को अलग अलग पर्यावरणीय प्रदेशों में बांटने में सहायता की है। ठीक है, पर्यावरणीय परिस्थितियाँ, हर स्थान में कुछ विशिष्ट लक्षण हैं, यानी कि किसी भी स्थान में कुछ ना कुछ विशेष लक्षण है। कहीं पर गर्मी ज़्यादा है तो कहीं पर सर्दी ज़्यादा है। ठीक है, कहीं पर न तो गर्मी है और न ही सर्दी है। ठीक है, जो उस स्थान को दूसरे स्थान की तुलना में अलग और ख़ास बनाता है, इसे ही प्रदेश कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? इसे ही प्रदेश कहते हैं। तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि प्रदेश किसे कहते हैं और पर्यावरण किसे कहते हैं। तो यानी कि किसी भी स्थान की जो दूसरे स्थानों की तुलना में एक अलग ही खास और अलग ही पर्यावरण होता है, उसको यानी कि पर्यावरणीय प्रदेश कहते हैं दोस्तों। अब हम चर्चा करेंगे पर्यावरण प्रदेश की। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस विशाल पृथ्वी को कुछ समानताओं के आधार पर पर्यावरण प्रदेशों में बांट सकते हैं। ठीक है, पर्यावरण प्रदेश में हमने बांटा था समान पर्यावरणीय परिस्थितियों और कारक जैसे जलवायु, मिट्टी, वनस्पति के सम्मिलित स्वरूप को से प्राकृतिक वातावरण तैयार होता है। अब हमने चर्चा की है, अगर पूछा जाए क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्राकृतिक वातावरण तैयार किस कारकों से होता है? तो जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, ये मुख्य कारक हैं जो प्राकृतिक वातावरण है वो तैयार होता है दोस्तों। ये तत्व एक साथ मिलकर भूभाग को एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये तत्व जब मिल जाते हैं तो किसी भी भूभाग को है वो एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान कर देते हैं, वो उनका है वो पर्यावरण अलग ही नज़र आता है दोस्तों। अब हम यहाँ पर बात करें तो जो बाकी भूभागों से अलग है, अब हम पृथ्वी के अलग अलग पर्यावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखिए, अलग अलग हम बात करें तो उच्च भूमि की बात करें तो उच्च भूमि क्या होती है? जैसे हमने देखा होगा पहाड़ों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ऊंची ऊंची चोटियाँ, गहरी गहरी खाइयाँ, यहाँ वातावरण ज़्यादा गर्म नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से समझना, आपको बहुत ही मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं क्या है कि आपको समझने में और पकड़ है वो प्रत्येक लाइन पर होनी चाहिए ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आए और क्वेश्चन को अच्छे से समझकर चलना चाहिए, क्योंकि इन्हीं लाइनों से क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन से यहाँ पर पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम प्रत्येक लाइन को वो अच्छे से ध्यान से आप उनको सुनना है दोस्तों। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा गर्म नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई पर अगर हम जाएं तो हम बर्फ़ भी देख सकते हैं, यानी कि जहाँ पर पर्वत होंगे तो वहाँ पर क्या है, तापमान दोस्तों क्या रहता है? कम रहता है या ज़्यादा रहता है? बताओ कमेंट कर कर है वो आप बताना कि जहाँ पर ऊंचाई होगी वहाँ पर क्या रहेगा, तापमान क्या रहेगा दोस्तों? गिरता है। क्या रहता है? गिरता है। और जहाँ पर तापमान गिरेगा तो वहाँ पर क्या रहेगा? मौसम ठंडा रहेगा दोस्तों। क्या रहेगा? मौसम ठंडा रहेगा, क्योंकि जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो क्या रहेगा? तापमान गिरेगा, और तापमान गिरेगा तो मौसम ठंडा रहेगा। ठीक है, अब जैसे सर्दियों में तापमान हमारे गिरता है गर्मियों की बजाय। ठीक है, तो हमारी अधिकांश नदियाँ उन्हीं ऊंची, तो एक तो यहाँ पर इस लाइन से आपने क्या सीखा कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो तापमान गिरता है और मौसम क्या रहता है?
ठंडा रहता है। तो ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी वो मैं है यहाँ पर बताता चलूँगा दोस्तों। हमारी अधिकांश नदियाँ इन्हीं ऊंची जगहों से निकलती है। इन पहाड़ों का ढलान तीव्र होता है और नदियाँ बड़ी तेज़ बहती है। कहीं कहीं तो ढलान इतना सीधा होता है कि ये झरने के रूप में नीचे गिरती है। जहाँ ज़्यादा समतल ज़मीन नहीं है इसलिए आप बड़े बड़े खेत नहीं देख सकते। जहाँ ढाल कम तीव्र होता है वहीं लोग अपना घर बनाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर तीव्र ढाल होगी वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, क्योंकि पानी है वो बहाव है वो बहुत तेज़ होता है, तो वो बाढ़ का भी रूप है वो कभी कभी ले लेता है दोस्तों। ठीक है, अगर खेती भी होती है, अगर पूछा जाए कि हाल ही में भूस्खलन किस राज्य में हुआ, तो उत्तराखंड में हुआ है, चमोली ज़िले में। जो आपको याद रखना है वो क्यों हुआ है वो आपको हम, अगर उनकी चर्चा आपको देखनी है तो हमारे करंट अफेयर्स है वो रोज़ाना डेली यहाँ पर है वो करवाया जाता है दोस्तों। तो वहाँ से जुड़कर है वो करंट जीके को है वो यहाँ पर कवर कर सकते हैं, जिसमें साथ में स्टैटिक जीके भी अच्छे से कवर किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें तो ढलान सीधा, ठीक है, खेत नहीं देख सकते आप, और जहाँ पर ढाल कम तीव्र होता है वहीं लोग अपना घर बनाते हैं, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, चंबल नदी वगैरह। ये जैसे इनका ढाल है वो दोस्तों क्या है, कम है, और इनके आसपास है वो क्षेत्र लोग बसते हैं और अपने खेत में अच्छे से खेती भी करते हैं। अगर खेती होती भी हो तो इन्हें कम ढलानों को काट कर सीढ़ीनुमा यानी कि सीढ़ीनुमा खेतों में की जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पहाड़ों पर यानी कि अधिक ऊंचाई पर खेती किस किस तरीके से की जा सकती है। ठीक है, तो सीढ़ीनुमा तरीके से वो यहाँ पर खेती की जाती है दोस्तों। जो आपको याद रखना है, यहाँ ज़्यादा फसलें नहीं होती है, ज़्यादातर सब्जियाँ पैदा होती है और चाय या फलों के बगाने हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको चाय व फलों के बागान है वो देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें तो ऊंचे पर्वत क्षेत्रों में अधिक ठंड के कारण कृषि कार्य की संभावनाएं कम ही उपलब्ध होती है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक फसल को है वो तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऐसी ज़रूरी नहीं कि जो मतलब ठंड, चलो ठंड भी होनी चाहिए लेकिन गर्म भी है वो स्थान है वो, कोई कुछ फसल यहाँ ऐसी होती है जो उनको ठंड की आवश्यकता नहीं होती है। अतः कृषि के अनुकूल परिस्थितियाँ के अभाव में यहाँ के निवासी वन एवं पशुपालन से संबंधित कार्य करते हैं। उत्तरी भारत में हिमालय पर्वत, दक्षिणी भारत में नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियाँ इलाके ऐसे पर्यावरण के उदाहरण हैं। तो आपको यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गए। ठीक है, कि उत्तर भारत में कौन सा पर्वत है, हिमालय पर्वत है। क्या है दोस्तों, हिमालय पर्वत है। दक्षिणी भारत में नीलगिरी और अन्नामलाई है वो बात करें तो कौन सी है भाई, ये दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। क्या है, सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है वो 2695 किलोमीटर, जो आपको याद रखना दोस्तों। क्या है, 2695 किलोमीटर है, जो आपको अच्छे से याद रखना दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करें तो ये हमने देख लिया उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी इलाकों में भी हमने देखा है उत्तरी पूर्वी, जैसे ये हमारा उत्तरी पूर्वी भाग है। ठीक है, ये हमारा क्या है, उत्तरी पूर्वी भाग है। तो इसकी हम चर्चा करें तो जैसे आपने नाम सुना होगा गारो खासी जयंतिया, वो इसी में है मेघालय के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा क्यों होती है कि ये इस तरह से है। तो यानी कि जो भी मतलब पवनें आती हैं वो इन पर्वतों से टकरा कर है वो चारों तरफ इनसे टकरा कर यहीं पर पानी है वो गिर जाता है, और इसीलिए इस यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, मासिनराम या चेरापूंजी आप इसको बोल सकते हैं, जो मेघालय राज्य के अंदर है। इस तरह से आप सीढ़ीनुमा है वो यहाँ पर खेती की जाती है दोस्तों। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर है वो समझाया जा रहा है, ताकि ये देखिए सीढ़ीनुमा, आपको ये सीढ़ियाँ दिखाई दे रही होंगी, ये सीढ़ियाँ इस तरह से सीढ़ीनुमा है वो खेती की जाती है। तो अगर पूछा जाए कि पहाड़ों पर किस प्रकार से खेती की जाती है, तो सीढ़ीनुमा प्रकार से है वो यहाँ पर खेती की जाती है दोस्तों। तो आपको मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें
तो पर्वतों पर क्या रहता है, तापमान कम होता है, तापमान कम होता है तो यहाँ पर क्या रहती है, ठंड रहती है, ठंड रहती है तो जिसकी वजह से बर्फ़ है वो यहाँ पर दोस्तों गिरती रहती है। तो मेरे ख्याल से ये आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। निम्न भूमि, निम्न भूमि क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर हम चर्चा करें निम्न भूमि की। तो ऐसा भूभाग जिसकी ऊंचाई क्या हो, पर्वत से कम हो, पर्वत से क्या हो दोस्तों, कम हो, यानी कि ऊंचाई क्या हो, कम होती हो, उसे ही क्या कहते हैं, निम्न भूमि कहा जाता है दोस्तों। यहाँ का हम पर्यावरण देखें तो यहाँ पर पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो अधिकांश समतल मैदान होते हैं और यहाँ चौड़ी नदियाँ मिलती है, तो यहाँ पर है वो, यहाँ पर चौड़ी नदियाँ रहेगी। और यहाँ पर अधिकांश भाग क्या है, समतल है, तो समतल रहेगा तो नदियाँ इतनी तेज़ गति से नहीं बहती है यहाँ पर, तो यानी कि मध्यम गति से बहती है। क्या नदियाँ है वो मध्यम गति से बहती है, और बड़े बड़े लहलाते खेत भी यहाँ पर होते हैं दोस्तों। क्या आप यहाँ पर देखिए इतने अधिक खेत क्यों होते हैं, आपने कभी सोचा है क्या इतने अधिक खेत क्यों होते हैं? इसलिए क्योंकि मैदान की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है, मैदान की मिट्टी जहाँ पर नदियाँ धीरे बहती है और उसके आसपास का क्षेत्र है वो यहाँ पर उपजाऊ रहता है। तो क्यों रहता है, क्योंकि वहाँ पर पानी की व्यवस्था अच्छी है, जहाँ पर पानी की व्यवस्था अच्छी है वहाँ पर खेती भी अच्छी होगी, उपजाऊ अच्छा होगा। अब आप सोचेंगे कि मैदानों की भूमि इतनी उपजाऊ क्यों है, तो ये भी आप ध्यान से देखिए। इसलिए क्योंकि जब नदियाँ पहाड़ों से बहकर नीचे आती है तो अपनी तीव्रता के कारण अपने साथ जो मिट्टी बहाकर लाती है और मैदानों में जमा कर देती है, पहाड़ों से उतरती हुई नदियाँ ही धीरे धीरे मिट्टी का जमाव समतल मैदानों का निर्माण करती है। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने क्या सीखा, ये आपका एक और क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट आ गया कि नदियाँ द्वारा ही किसका निर्माण किया जाता है, समतल मैदानों का निर्माण करती है। जो नदियाँ धीरे धीरे बहती है वो ही किसका निर्माण करती है, समतल मैदान का निर्माण करती है मेरे दोस्तों। तो आपको मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ का जनजीवन कृषि पर आश्रित है, क्योंकि जहाँ पर अब उपजाऊ मिट्टी होगी वहाँ पर लोग कृषि करेंगे, कृषि करेंगे तो अच्छे उनको खाद्यान्न मिलेगा, खाद्यान्न मिलेगा तो उनको अच्छी फसल के दाम मिलेंगे, जिससे वो लोग अच्छे से किसानी करेंगे। अब यहाँ जनसंख्या घनत्व होती है, क्योंकि जहाँ पर मैदान होंगे, जहाँ पर कृषि, देखो कृषि, हमारा भारत भी क्या है, एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर अभी भी कृषि को क्या महत्व दिया जाता है। तो जहाँ पर कृषि होगी वहाँ पर जनसंख्या अत्यधिक मिलेगी, तो संघनन होती है, जिसका उदाहरण हम दे सकते हैं गंगा यमुना के मैदान है वो इसके बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक है वो निम्न भूमि के अंदर, यानी कि मैदानी भागों में आप समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें आगे, देखें तो आर्द्र तथा शुष्क प्रदेश, आर्द्र तथा शुष्क प्रदेश की हम बात करें दोस्तों, तो ये होता क्या है, धरातलीय विभिन्नताओं के कारण हमारे पर्यावरण में विभिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, अलग अलग पर्यावरण में अलग अलग विभिन्नताएं देखने को हमें मिलती है, जो हमने अभी तक देखा है दोस्तों। ठीक है, जलवायु भी पृथ्वी के पर्यावरण को विविध बनाती है। जलवायु मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी क्लाइमेट ही है वो पर्यावरण को, यानी कि इन्वायरमेंट को है वो यहाँ पर चेंज करता है दोस्तों। ठीक है, यही अलग इन्वायरमेंट बनाता है। अब जैसे कि ऐसे स्थान जहाँ खूब वर्षा होती है और घने जंगल होते हैं, वहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे अमेजन के वर्षावन। तो यहाँ पर हम देखिए एक एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए जहाँ पर खूब वर्षा होगी, जहाँ पर घने जंगल होते हैं, वहाँ पर पेड़ पौधे और जीव जंतु क्या पाए जाते हैं, अत्यधिक पाए जाते हैं। ये भी ध्यान रखना, अमेजन के वर्षावन। अब यहाँ पर याद रखना, यहाँ जलवायु में उम्मस होती है। क्या होती है दोस्तों, जलवायु में उम्मस होती है, यानी कि मतलब मौसम बरसात हो रही है लेकिन उस बरसात में हमें पसीने भी आ रहे हैं, तो ऐसी मतलब जलवायु है यहाँ की। ठीक है, कुछ स्थान दलदली भी होता है, यानी कि दलदली भी होता है, कीचड़ वगैरह। उसी प्रकार ऐसे स्थान भी है जहाँ वर्षा कम होती है और मौसम भी अत्यंत शुष्क होता है, यानी कि ऐसे भी स्थान है जहाँ पर वर्षा क्या होती है दोस्तों, वर्षा बहुत ही कम होती है और मौसम क्या रहेगा, अत्यंत शुष्क रहेगा। अब जैसे हमारा राजस्थान है दोस्तों, तो आपको पता है राजस्थान की हम बात करें, तो राजस्थान की हम बात करें दोस्तों, तो क्या है यहाँ पर, क्या है ये जो 12 ज़िले हैं ये क्या हैं, शुष्क मरुस्थल ज़िले हैं। और ये जो मतलब क्षेत्र आता है कौन सा,
25 डिग्री सेंटीमीटर वर्षा रेखा वाला, तो उसके जो क्षेत्र रहेगा ये क्या है, शुष्क रहेगा। यानी जहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होती है उसको शुष्क क्षेत्र कहा जाता है। तो आप ये सीधी सी सिंपल भाषा में मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ सदावाहिनी नदियाँ नहीं बहती, यानी कि हमारे राजस्थान के अंदर मरुस्थलीय क्षेत्रों की तरफ देखें तो पश्चिमी जिलों की तरफ देखें तो वहाँ पर नदियाँ नहीं बहती। अगर पूछा जाए कि राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उनकी जो मतलब जो मेन नदी है वह कौन सी है, बताओ। लूणी नदी है, वो बहुत ही उनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी कि लूणी को मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना राजस्थान के फैक्ट से, ठीक है। वनस्पति साल भर हरी भरी नहीं रहती, यानी कि जहाँ पर अब नदी नहीं रहेगी और शुष्क प्रदेश में वर्षा नहीं होगी तो वहाँ पर पेड़ पौधे आपको दिखाई मिल देंगे या नहीं देंगे, नहीं देंगे ना। तो इसीलिए तो यही तो कारण है राजस्थान में पेड़ पौधे बहुत कम हैं, ठीक है। सामान्यतः इन्हें मरुस्थलीय क्षेत्र भी कहा जाता है। देख लो आ गया ना मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्र क्या है, मरु यानी क्या होती है, भूमि होती है, यानी कि ज़मीन होती है, ठीक है। और स्थलीय यानी कि जो मतलब स्थल भाग, तो यानी कि जहाँ पर मिट्टी का भाग हो, यानी कि मिट्टी का स्थल हो, वो क्या हो गया, मरुस्थलीय हो गया। तो ये अब राजस्थान क्या है, राजस्थान में जो बोलते हैं ना धोरे, धोरे बोलते हैं, रेत के टिल्ले बोलते हैं, टिब्बे बोलते हैं, ये अलग अलग उनकी भाषाएं हैं, ठीक है। राजस्थान को मरु भी बोला जाता है, मरु कांतार भी बोला जाता है, मरु प्रदेश भी बोला जाता है, राजस्थान, राजस्थान, राजपुताना, अलग अलग नामों से राजस्थान जाना जाता है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। तो अब हम बढ़ते हैं, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आदर्श क्षेत्र, यानी कि यहाँ पर वर्षा वगैरह ये रहती है। ये शुष्क क्षेत्र, यहाँ पर ये मान लो कि ये राजस्थान का ही सीन है, जैसलमेर जिले का, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना दोस्तों। अब यहाँ पर हम बात करें वन प्रदेश की, तो वन प्रदेश में क्या विशेषताएं होती है, वन प्रदेश में क्या विशेषताएं होती हैं, तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। किसी भी विशेष भौगोलिक परिवेश में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, भौगोलिक परिवेश में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, झाड़ियों एवं घासों को निश्चित रूप से वहाँ की वनस्पति कहा जाता है। तो वनस्पति का क्या किसे कहेंगे हम, यानी कि जिस भौगोलिक परिवेश में जो भी पेड़ पौधे पाए जाएंगे, जो भी झाड़ियाँ घास है वगैरह, वो जो सम्मिलित रूप से वहाँ की क्या कहलाएगी, वो वनस्पति कहलाएगी, ठीक है। वो क्या कहलाएगी दोस्तों, वनस्पति है, ठीक है। बाकी पेड़ पौधों एवं झाड़ियों से ढके हुए विस्तृत भूभाग को वन क्षेत्र कहा जाता है। तो यानी कि वनस्पति क्या है, वनस्पति हमने देखा कि जो भी वनस्पति यानी कि जहाँ पर पेड़ पौधे वगैरह हैं उनको वनस्पति कहेंगे, लेकिन जहाँ पर यानी पेड़ पौधों और झाड़ियों से जो ढका हुआ भूभाग है उसको क्या कहेंगे, हम वन कहेंगे। वन क्षेत्र किसे कहते हैं, तो आपको ये जहाँ पर पेड़ पौधे होंगे और पेड़ पौधे होंगे तो वहाँ पर ज़्यादा संघनन पेड़ पौधे होंगे तो उसी को वन कहते हैं, ठीक है। कभी आप अब यहाँ पर बात करें तो वन क्षेत्रों में क्या होता है, पेड़ों के झुरमुट, जानवर, कीट पतंगे आदि। वन सिर्फ एक तरह के नहीं होते, अलग अलग जलवायु से अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं दोस्तों। तो ये भी आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जलवायु, यानी कि जलवायु पर ही निर्भर करता है, जलवायु पर ही निर्भर करता है कि वन है वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। कहीं घने सदाबहार वन है तो कहीं ऐसे वन है जहाँ पतझड़ में, कहीं ऐसे वन है जहाँ पर पतझड़ में भी क्या होता है दोस्तों, पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सदाबहार जानते होंगे, यानी कि 365 दिन होते हैं 12 महीने में, तो वो सदा वैसे ही रहते हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में समझे तो। अब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ सिर्फ जानवर रहते हैं, यहाँ पर कई मानव समूह भी रहते हैं जिन्हें जनजाति कहा जाता है। यानी कि जो जंगलों के अंदर जो रहता है मानव समूह उनको जनजाति या आदिवासी क्षेत्र भी कह सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर यह बहुत दुख का विषय है कि हम अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इन जंगलों को काटते जा रहे हैं। तो पहली बात तो जंगलों को काटना नहीं चाहिए। अगर जंगलों को काटेंगे तो जो हमारा पर्यावरण है उसी को क्या होगा दोस्तों, नुकसान होगा। क्या होगा, नुकसान होगा। और ये नुकसान पर्यावरण का होगा तो इससे हमारा भी नुकसान होगा। हमें जो ऑक्सीजन मिलती है वो पर्यावरण से मिलती है, जो भी हमारा जीवन है वो किससे, पर्यावरण से है। अगर वर्षा भी किस पर निर्भर है, पर्यावरण पर। पर्यावरण से जैसे पेड़ पौधे हरे भरे होंगे, पेड़ पौधे होंगे तो वर्षा होगी। और इसी के कारण हर चीज़ मतलब है वो सीमित है। ऐसे नहीं कि जैसे
पेड़ पौधे भी असीमित है, ये भी सीमित है। अगर उनकी हम वैलिडिटी ख़त्म कर देंगे तो हमारी वैलिडिटी है वो ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। तो आपको है वो पेड़ पौधों का संरक्षण करना चाहिए, ठीक है। अमृता देवी की तरह, ठीक है, जान चली जाए लेकिन पेड़ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आगे। पर यहाँ पर बहुत, ये हमने देख लिया, ये जंगल न सिर्फ हमारी हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर वातावरण को साफ कर रखते हैं, बल्कि ये आदिवासी जनजाति के आवास भी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मात्र जो ये जंगल है ये हमें ही सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी सोख लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, O2 दे देते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये लोगों का, जो आदिवासी जनजाति के लोग हैं, उनका ये एक तरह का घर भी है, ठीक है। ये जंगलों में ही रहते हैं। भूमध्य रेखीय जैसे अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी अमेरिका में वन्य क्षेत्र आज भी कायम है दोस्तों। क्या है? आज भी कायम है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले, घास के मैदान। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछे भी जाते हैं। देखिए इसमें कुछ घास के मैदान दिए हुए हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। पृथ्वी के ऐसे स्थान भी है जहाँ वर्षा में इतनी अधिक नहीं होती कि घने वन व पनप कर सके, इनकी इतनी कम भी नहीं कि वहाँ सूखे मरुस्थल हो। यानी कि जहाँ पर, यानी कि इतनी अधिक वर्षा भी इतनी नहीं होती जहाँ पर क्या हो, वन भी हो और सूखे मरुस्थल भी ना हो। यानी कि बीच वाला, मिडल की हम बात करें तो उसी को क्या कहते हैं, घास वाले क्षेत्र कहेंगे। जैसे ऐसे स्थानों पर दूर दूर तक घास ही घास नज़र आता हो, यानी कि न तो जंगल हो और न ही क्या हो, मरुस्थल हो, क्या हो, घास का, यानी कि हमें क्षेत्र नज़र आता हो उसको यानी कि घास वाला मैदान कहेंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर हम चर्चा करें तो चारागाहों के रूप में उपयोग में लाया जाता है। घास किसका उपयोग करते हैं चारागाहों के रूप में? जैसे हमारी गाय भैंस वगैरह है, उनको हम चारागाह कहाँ से, घास ही तो डालते हैं। ऐसे तो है नहीं कि खल है वो 24 घंटे डालते हैं, ठीक है। चारागाहों ऐसे स्थान जहाँ भेड़, बकरियाँ, गाय आदि पशु चराए जाते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, जहाँ पर जानवर चरते हैं वही क्या चारागाह कहलाएगा। ये विस्तृत चारागाह और घास के विस्तृत चारागाह और घास के मैदान अधिकांश शीतोष्ण कटिबंध भूभाग में पाए जाते हैं। शीतोष्ण मैंने बताया था, न तो यानी कि शीत वाला क्षेत्र और न ही उष्ण वाला क्षेत्र। जो शीतोष्ण यानी बीच वाला क्षेत्र है वो उसके अंदर ज़्यादातर है वो यहाँ पर कटिबंध भूभाग में ये पाया जाता है। जैसे अमेरिका के प्रियरी, ठीक है, प्रियरी में ऊंची ऊंची घास होती है। यूरोप एवं एशिया की स्टेपी, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यूरोप और एशिया में कौन सा घास उगता है, तो स्टेपी, जो आपको याद रखना है, मैदानों में छोटी घास से पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी दोस्तों। अब हम बात करें तो मरु प्रदेश की बात करें तो मरु प्रदेश में देखिए हमारी राजस्थान की धरती दोरारी ही सबसे पहले आती है। बात करें तो आपको पता है राजस्थान को धरती दोरारी भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, ये आपने कभी यहाँ तक पहुँचे कि क्यों कहते हैं, वो तो मेरे ख्याल से आपको पता है। क्योंकि अर्थात यहाँ रेतीला मैदान है जहाँ वर्षा इतनी कम होती है कि वर्षा के भरोसे तो खेती की ही नहीं जा सकती यहाँ पर, ठीक है। वर्षा यानी कि राजस्थान की जो मतलब मानसून है उसको कृषि का क्या कहा जाता है, जुआ कहा जाता है। कृषि का जुआ किसको, राजस्थान की जो मानसून है उसको। यानी ये राजस्थान की जो कृषि है वो ऐसे नहीं कि ये वर्षा होगी, ये बिना वर्षा पर भी है वो। देखिए राजस्थानी दम रखते हैं, ठीक है। जो सूखों के अंदर भी है वो टॉप पर है, तो आपको याद रखना बाजरा के अंदर, ठीक है। हम बात करें तो दोस्तों इन पेड़ों, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हरी भरी वनस्पति तो नहीं है मगर रोहिड़ा और खेजड़ी के पेड़ जरूर हैं, ठीक है। ये राजस्थान की खासियत है। आपको कभी घास तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन रोहिड़ा और खेजड़ी ये दोनों ही क्या है दोस्तों, ये रोहिड़ा तो राज्य फूल है हमारा राजस्थान का, और खेजड़ी क्या है, राज्य वृक्ष है। आपको याद रखना है इन पेड़ों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। यानी कि रोहिड़ा और खेजड़ी को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। ये क्या है, एक मरुस्थलीय पेड़ पौधे हैं। आपने कभी सोचा है कि हमारे
थार में जो छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं या पौधे हैं उनमें इतने कांटे क्यों होते हैं? बताओ। आपने बेरिए वगैरह तो खाए होंगे, तो उसमें ये देखो आप तोड़े होंगे बेरिए, तो कांटे वगैरह गड़ते हैं यानी कि चुभते में। तो ये उगते क्यों हैं, कांटे क्यों होते हैं? ये कांटे नहीं हैं, पर एक प्रक्रिया है जहाँ पानी की कमी के कारण पत्ते अपने आप को पर्यावरण के अनुरूप ढाल देते हैं दोस्तों। ये कांटे नहीं हैं, ये पर्यावरण के अनुरूप है वो यहाँ पर ढालते हैं। ठीक है, यहाँ खेती की संभावना कम ही है, इसलिए यहाँ के निवासी अपना जीविकोपार्जन पशुपालन से करते हैं। राजस्थान का रेगिस्तान मरुस्थल का जो जहाज कौन सा है भाई? ऊँट आपको दिख रहा होगा। इससे क्या करते हैं? अपनी खेती करते हैं दोस्तों। इससे क्या करते हैं? खेती। मरुस्थल के रेतीली मिट्टी आपको दिखाई दे रहा होगी, ये धरती दोहरा रही, ये ऊंचे ऊंचे यहाँ पर टिल्ले आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करें तो इसी तरह नहीं होता। ठीक है, थार एक गर्म स्थल है, यानी कि जहाँ पर क्या होगी? मिट्टी रहेगी, तो मिट्टी क्या रहेगी दोस्तों? गर्म रहेगी। अब मिट्टी गर्म होगी तो यानी कि जो हमारा थार क्यों कहा जाता है? इसको थार का मरुस्थल कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए थार का मरुस्थल। अब थार का मरुस्थल वो 2 देशों में पाया जाता है। कौन से देशों में? एक तो पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है दोस्तों, और एक हमारे भारत में पाया जाता है। ठीक है, भारत में इसका जो क्षेत्रफल है वो 62% है दोस्तों, और यहाँ पर पाकिस्तान में 38% है। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। 62% में से राजस्थान के वो 61.11% है दोस्तों। 62 में से 61.11% राजस्थान में थार का मरुस्थल, इसीलिए राजस्थान को थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। थार के मरुस्थल की और बात करें हमें, तो थार का मरुस्थल विश्व का एकमात्र मरुस्थल है जहाँ पर क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या इस मरुस्थल में रहती है दोस्तों। तो ये भी आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। ठीक है, मगर पृथ्वी पर ऐसे मरुस्थल भी है जहाँ बहुत ठंड होती है और वहाँ बर्फ़ जमी रहती है। जैसे लद्दाख की हम बात करें तो ठीक है, यहाँ पर लद्दाख में क्या रहता है दोस्तों? यहाँ पर ठंड रहती है। लद्दाख में क्या रहती है दोस्तों? ठंड रहती है। यहाँ भी लोग पशुपालन ही करते हैं। यहाँ पर भी क्या करते हैं? पशुपालन, क्योंकि खेती नहीं की जा सकती बर्फबारी के अंदर। ठीक है, और राजस्थान में वर्षा नहीं होती तब नहीं की जाती, यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है फिर भी नहीं की जाती। पर यहाँ गाय और भैंस, यहाँ पर हम बात करें दोस्तों तो ये जो गाय भैंस है वो यहाँ पर नहीं होती है, बल्कि याक होता है। क्या होता है? याक होता है। जो उस पर्यावरण के अनुरूप है वो याक है, वो यहाँ पर रह सकता है। जैसे राजस्थान का जहाज ऊँट है वो ओनली मरुस्थल में रह सकता है, तो वैसे ही बर्फ़ में कौन रह सकता है? याक रहता है। इसके लंबे बाल उसे ठंड से बचाते हैं दोस्तों। इसके क्या होते हैं? बड़े बड़े लंबे लंबे बाल होते हैं जो इसको ठंड से बचाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें तो ये देखिए, ये ध्रुवीय प्रदेश है। ये क्या है? ध्रुवीय प्रदेश, जो हमने चर्चा की थी। ग्लोब के दोनों उत्तरी और दक्षिणी छोर पर है। ठीक है, ग्लोब के दोनों छोरों को ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ध्रुव कहते हैं दोस्तों। 90 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। किस पर है? 90 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। आपको पता है ये 90 डिग्री क्यों है? जैसे ये हमारी पृथ्वी है, क्या दोस्तों? ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर एक क्या था? ध्रुव तारा, जो क्या बनाता है? पृथ्वी के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए इसको 90 डिग्री के साथ स्थित है। और ये ध्रुव तारे के नाम पर यहाँ पर ये कौन सा हो गया? उत्तरी ध्रुव, और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो ये आपको याद रखना है। उत्तरी ध्रुव पर क्या है? पर आर्कटिक सागर है। कौन सा सागर है? आर्कटिक सागर। तथा दक्षिणी में अंटार्कटिक महाद्वीप है। क्या है? अंटार्कटिक महाद्वीप। अब यहाँ पर आपको पता है महाद्वीप नाम आया है, तो विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा कौन सा है? हमारा एशिया महाद्वीप है। कौन सा दोस्तों? एशिया महाद्वीप है। अब एशिया की बात करें, वैसे क्षेत्रफल में आपको बता देता हूँ। एशिया, फिर अफ्रीका आता है, फिर उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका महाद्वीप पर, फिर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हैं दोस्तों। अब अंटार्कटिका महाद्वीप एक मात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर कोई भी जनसंख्या नहीं रहती है। तो ये भी आपको अदर फैक्ट है वो याद रखना है दोस्तों। यहाँ यह दोनों अंचल सूर्य ताप की कमी के कारण सदैव बर्फ में ढके रहते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप है वो किसे, यानी कि सूर्य की ताप नहीं, अंचल यानी कि सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाने के कारण है वो यहाँ पर वो हमेशा ये बर्फ से ढके रहते हैं। इसी कारण यहाँ पर वनस्पति का अभाव रहता है। क्या रहता है दोस्तों? अभाव रहता है, यानी कि यहाँ पर वनस्पति नहीं पाई जाती है। इन कठिन परिस्थितियों में भी यहाँ लोग रहते हैं, जिन्हें एक्सिक्मो
के नाम से जाना जाता है, यानी कि इग्लू नाम आपने सुना होगा। जो बर्फ़ के अंदर अपना घर बनाकर रहते हैं उनको इग्लू कहते हैं, ठीक है। तो इन वो जो इग्लू में रहते हैं उन लोगों को क्या कहते हैं, एस्किमो। क्या कहते हैं, एस्किमो के नाम से जाना जाता है दोस्तों। पता है, ये बर्फ़ के बनाए छोटे छोटे घरों में रहते हैं जो अंदर में गर्म रहते हैं, अंदर से वो घर क्या रहते हैं, गर्म रहते हैं, जिन्हें के इग्लू के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यहाँ लोग मछली पकड़ते हैं, यहाँ सील, ठीक है, यहाँ पर लोग क्या करते हैं, मछली पकड़ते हैं, ठीक है। और हम बात करें तो वालरस और ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं यहाँ पर। क्या पाए जाते हैं, ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए, ये देखिए, ये बर्फ़ से ढके हुए वृक्ष भी आपको बर्फ़ से है वो ढके हुए नज़र आएंगे। और ये जो इग्लू इग्लू यानी कि जो लोग अपने बर्फ़ के अंदर घर बनाकर रहते हैं उनको इग्लू कहा जाता है, ठीक है। और ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगर हम करंट की बात करें तो भारत का पहला इग्लू कैफ़े कहाँ पर खोला गया है, जो जम्मू कश्मीर में खोला गया है, ये भी आपको याद रखना है। ये आप हमारी जो करंट की क्लास है वो ज्वाइन कर लीजिए, ताकि उसमें है वो हर प्रत्येक अपडेट है वो राजस्थान एंड इंडिया से वो रिलेटेड जितने फैक्ट है वो यहाँ पर बताए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब हम बात करें तो ये हमने क्या किया है, पूरे लेसन का हमने अध्ययन कर लिया। अब इसमें देखिए मेन बात क्या है, मेन बात आपने देखा कि प्रत्येक स्थान पर अपनी विशिष्ट लक्षण है, यानी कि कहीं पर ठंड ज़्यादा है तो कहीं पर गर्मी ज़्यादा है, जो क्या है, पर्यावरणीय प्रदेश बनाते हैं। हर स्थान पर भिन्न भिन्न वन्य जीव और वनस्पति हैं। आज विश्व में हो रहे प्रदूषण और वनों का ह्रास हमारी प्राकृतिक धरोहर को नष्ट कर रहे हैं, जिसके कारण दुनिया के कई प्रदेश पर्यावरणीय तनाव यानी कि बात करें तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से लगातार ग्रसित है। वहाँ के निवासी अपनी आजीविका के साधनों से वंचित हो रहे हैं। हमें सदैव प्रयत्न करना चाहिए कि हमें पर्यावरण की रक्षा करें, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ उसका क्या लाभ उठा सकें दोस्तों, क्या उठा सकें, लाभ उठा सकें। वरना आने वाली जो पीढ़ी है उनको है वो पर्यावरण नहीं मिल पाएगा। जलवायु इतनी मतलब गर्म हो जाएगा कि आप है वो जीना भी मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। तो आप है वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को बचाओ, जल का संरक्षण करो और पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। ये है वो यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अगर हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे आप देखिए कटिबंध, इसमें अच्छे से ये भी समझाया गया है कि कटिबंध किसे कहते हैं। दो अक्षांशों के बीच विशेष परिस्थितियों का क्षेत्र वाला जो क्षेत्र रहेगा, यानी कि दो अक्षांश है, ये अक्षांश इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है उसके अंदर जो क्या पर्यावरण यानी कि सूर्य का तापमान कितना रहता है उसी के अनुसार है वो, सूर्य के अनुसार है वो, यहाँ पर वो क्या रहेगा, कटिबंध रहेगा, जोन रहेगा मेरे दोस्तों। स्टेपी क्या एक प्रकार का घास है जो किसमें, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास का मैदान है। ये कौन सा है, शीतोष्ण घास का मैदान। आपको पता है एशिया और यूरोप है वो लगभग शीतोष्ण में आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब धोरे क्या होते हैं, धोरे रेत के टिल्ले यानी कि राजस्थानी भाषा में टिब्बा रे भाया धोरा, ठीक है, उनको धोरे कहते हैं। एस्किमो क्या होता है, एस्किमो जो उत्तरी ध्रुव प्रदेशों में रहने वाले लोग, यानी कि मैंने बताया था इग्लू इग्लू यानी इग्लू उनका घर होता है, उनके अंदर घर वो बर्फ़ के अंदर रहता है और वो है अंदर से गर्म होता है। और उनमें जो लोग रहते हैं उनको क्या कहते हैं, लोग उनको एस्किमो कहते हैं। और इग्लू क्या है, इग्लू एस्किमो लोगों का बर्फ़ का घर ही क्या कहलाता है, इग्लू कहलाता है मेरे दोस्तों। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब यहाँ पर प्रियरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, इनकी हमने चर्चा की थी दोस्तों। तो ये किस में पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है वो प्रियरी घास पाए जाते हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्थित है, तो इसकी भी हमने बात की थी। कौन सा द्वीप है बताओ, तो आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर है, ऑप्शन के है वो आर्कटिक महासागर है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से है वो आप है कर सकते हैं। अब इधर चर्चा करें तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो। उष्णकटिबंध किसको कहा जाता है, उष्णकटिबंध, तो उष्णकटिबंध है वो 0 से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश रेखा को उष्णकटिबंध कहते हैं।
शीत कटिबंध किसे कहते हैं? 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? 66.5 डिग्री कहते हैं। और शीतोष्ण कटिबंध किसे कहते हैं? तो 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश है, उसको क्या कहते हैं? शीतोष्ण कहते हैं। तो आई होप मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा है वो अपने दोस्तों को शेयर करना। आज का हमारा ये सेशन है वो पर्यावरण से संबंधित है, वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे वीडियो है वो यहाँ पर लाते रहेंगे दोस्तों। तो इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।